आज हम लोग क्लास में शुरुआत करेंगे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत से। बहुत छोटा टॉपिक है, बट इसके बाद एक बड़े टॉपिक में एंटर कर जाएंगे जिसको आप कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये टॉपिक आज हमें पढ़ने। क्वेश्चन जो लिखे चेक कैसे कराएं आपसे? मुझसे चेक नहीं हो पाता बेटा। क्वेश्चन आप फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, इवेलुएट करेगी और अच्छा लिखना कैसे आएगा? लगा आंसर राइटिंग कब सिखाएंगे? मैं यही फिर मैं डांटना शुरू करूंगा। लिखा रहे वैसे बिल्कुल जैसे मैं लिखा रहा हूं। और पूछो क्या क्या पढ़ना है। जितनी भी दुनिया भर की गाइड पड़ी है बाजार में सारी पढ़ डालो, क्योंकि मेरे साथ पीढ़ी जो भी कहते हैं। मुश्किल ये है कि इस प्रकार के तमाम कमेंट, और मुझे पता है कि इस कमेंट मतलब इतना स्पीड से बाहर निकलने का करो, लेकिन तो होता है कि सीधा टॉप लिखना तो शुरू करो। अभी अच्छा लिखते लिखते जाती हैं उंगलियां, आएगा तक है दोस्तों कि टॉपिक इतनी ही बात। तो शुरू करते हैं। चलो पहला सिद्धांत आज, जिसे आप कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। ये सिद्धांत सुनो। शिवम मोस्ट वेलकम बेटा। पापा कुमार, ये क्या तुम अपना लिखे हो? फिर से बोल रहा हूं, ये आप लोगों के मन में जो रहता है ना कि रोज 2 से 3 आंसर लिखोगे तो अच्छा आंसर लिखने लगोगे। कभी अच्छा टॉपिक राइटिंग करो, टॉपिक सीधे लिखो और टॉपिक का हेडिंग डालो और लिखो। आप बोलोगे सर इतने सारे तो टॉपिक अभी हुए भी नहीं, तो हुए हैं कि आप बस अच्छा आंसर पहले लिख दिया। हिंदी भी लिखा, अंग्रेजी भी लिखा। थ्योरी सागर नितल प्रश्न हैं। या तो समय केवल खराब होता रहेगा ऐसा। ऑफलाइन ज्योग्राफी ऑप्शनल, यस अमित गुप्त, जून से ऑफलाइन ऑप्शनल ज्योग्राफी। ठीक है, ओके चलो बात करते हैं शुरुआत। बेसिकली हुआ क्या दोस्तों कि आप लोगों ने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने यह बताया कि सागर स्थिर है, महाद्वीपों का विस्थापन होता है, इसने यह बताया। तो फिर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने यह बताया कि विस्थापन का कारण संवहनीय धाराएं हैं, कन्वेक्शनल करंट है, जो पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति के अंतर्गत आती है, संवहनीय धाराएं हैं। फिर आगे बेसिकली पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म के साक्ष्य यह बताते हैं कि सागरीय तली का, इन साक्ष्यों ने बताया सागरीय तली का प्रसार हो रहा है। अब इन तमाम एविडेंसेस के आधार पर प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हैरी हैस। क्या नाम था दोस्तों प्रोफेसर का? हैरी हैस। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1960 में अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक थी दोस्तों, जिसका नाम था एसे इन जियोपोएट्री। इस पुस्तक में हैरी हैस महोदय ने एक विचार प्रस्तुत किया, मत प्रस्तुत किया कि आखिर सही मामले में है क्या। तो इन्होंने एकदम अलग बात कर दी, और इन्होंने क्या बात कर दी, ध्यान रखना, कि महाद्वीप स्थिर है। महाद्वीप क्या है? स्थिर है, बल्कि प्रसार किसका हो रहा है? सागरीय तली का प्रसार या फैलाव हो रहा है। सागरीय तली का प्रसार हो रहा है। ये इस प्रकार का विचार दे दिए, और अपने इस प्रकार के विचार को पोषित करने के लिए, अपने इस विचार को सम्मान देने के लिए इन्होंने बढ़िया एक सिद्धांत की रचना कर दी, जिस सिद्धांत को हम सागर नितल प्रसरण सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं बेटा। तो अब इस सिद्धांत में इन्होंने कहा क्या? बेसिकली देखना, इनसे पहले सबसे पहली बार एटलीस्ट वेगनर ने यह बात तो बता दी थी कि भूपर्पटी में चाहे महाद्वीप की बात करें या सागरीय तली की बात करें, पर यह तो तय है कि स्थिरता नहीं पाई जाती बल्कि प्रवाह पाया जाता है। पर इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में सारी की सारी बात कही थी। वेगनर ने। एक बच्चा पूछ रहा है, आकाश मूर्ख बच्चा, ये सीडीटी क्या है? सीडीटी कुछ नहीं है। सीडीटी एक पाउडर है जहरीला, जिसको घोल के पी जाना है। ठीक है ना, ये मत बोलना सर तो डीडीटी है। सीडीटी भी एक पाउडर है, घोल के पी जाना। पढ़ना ही नहीं है कुछ यार, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं। बस अच्छा आंसर कैसे लिख जाए, आईएएस कैसे बन जाए। आईएएस एक दिन जाना बाबा जी के पास, बाबा जी मंत्र पढ़ के फूंक मार देंगे तुम्हारे ऊपर, आईएएस बन जाओगे। ओके ध्यान से सुनना। जब इन्होंने ये बात कही तो हैरी हैस को एक बात प्रमाण मिला कि नहीं यार, कुछ बात ऐसी बात जरूर है कि महाद्वीप हो या सागरीय तली, इनमें स्थिरता तो नहीं, मतलब भूपर्पटी स्थिर तो नहीं है।
कन्वेक्शनल करंट थ्योरी संवहनीय धारा सिद्धांत में भी आर्थर होम्स ने समझा दिया था कि संवहनीय धाराएं भूप्रपटी को स्थिर नहीं रहने देती, स्थिर नहीं रहने देती, बल्कि भूप्रपटी को संचरित करती हैं, संचरित करती हैं। समझ गए मेरी बात कि नहीं? और संचरण के क्रम में इन्होंने यह भी बताया कि महाद्वीपीय सागरीय तली कोई भी होगा उसका संचरण होगा, लेकिन पूरा चुंबकत्व के जो प्रमाण वाइन एवं मैथ्यू, डीज एवं मोर्श आदि को मिले, ये बेसिकली किए क्या कि जो अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है उसका पुनरावलोकन किया, उसका सर्वेक्षण किया और देखा कि कटक के सहारे अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है। तो प्रसार के फेवर में इन्होंने सिद्धांत, सागरीय प्रसार के फेवर में इन्होंने अपने सिद्धांत को गढ़ दिया, जिसे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, बस तो यही यहां पर हमें लिखना है दोस्तों। लिखो, चलो कि चलो शुरुआत यहां से करो। लिखो, महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणी उत्पत्ति के संदर्भ में, महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणी उत्पत्ति के संदर्भ में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉमा लगाइए, संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत एवं पूरा चुंबकत्व से मिले परमाणु, पूरा चुंबकत्व से मिले परमाणु के आधार पर प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हेस महोदय, हैरी हेस महोदय वर्ष 1960 में, हैरी हेस महोदय वर्ष 1960 में पुस्तक ऐसे इन जियोपोएट्री में, ऐसे इन जियोपोएट्री में अपने सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण का प्रतिपादन किया, सागर नितल प्रसरण का प्रतिपादन किया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, अब इस सिद्धांत में कहा क्या? तो लिखेंगे इनके अनुसार, और इनके अनुसार लिख के डैश दे दें और पूरी बात समझे पहले। इनके अनुसार एक लाइन और लिख दो, इनके अनुसार महाद्वीपों की अवस्थिति, इनके अनुसार महाद्वीपों की अवस्थिति तो लगभग स्थिर प्राप्त होती है, लेकिन सागरीय तली का कटकों के सहारे, कटक क्या होते हैं अभी समझाऊंगा, कटकों के सहारे निरंतर प्रसार हो रहा है, कटकों के सहारे निरंतर प्रसार हो रहा है, पूर्ण। इसके बाद एक चित्र बनाना, फिर एक्सप्लेन करना है प्रसार हो रहा है कैसे। चित्र बनाएंगे, देखना ध्यान से। जो हैरी हेस महोदय ने समझाया वही बात मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। हैरी हेस का कहना था कि भूप्रपटी पर अवस्थित सागरीय द्रोणियां एवं महाद्वीप आदि, बेसिकली इसके नीचे जो सीमा का हिस्सा प्राप्त होता है या दुर्बलता मंडल का हिस्सा प्राप्त होता है, उसमें दोनों के दोनों फ्लोट करते हैं। ये बात तय है। इनका दूसरी बात कहना था कि जो महासागरीय द्रोणियां हैं, बेसिकली वो निश्चित रूप से, महासागरीय द्रोणियों की बात करते हैं कि वो निश्चित रूप से अपने किनारों के सहारे कहां पर हैं? महाद्वीपों से घिरी हुई हैं, कुछ ऐसा। कैसे घिरी हुई है? ये अगर सागरीय तली है तो यहां पर कोई महाद्वीप पाया जाता है, ये किसी महाद्वीप की अवस्थिति है, ये है महाद्वीप। यहां पर भी कोई महाद्वीप की अवस्थिति है। महाद्वीप एक जैसा तो होगा नहीं, कोई पठारी होगा, कोई पर्वतीय होगा, कोई कैसा होगा। क्योंकि ये सागरीय तली है तो ये बात तय है कि ये जल में डूबी हुई है, तो जल में डूबी हुई, तो इस तरह से इसे दिखा देते हैं। इनका कहना कि जो ये सागरीय तली के दोनों किनारों पर अवस्थित या सारे किनारों पर अवस्थित महाद्वीप है, ये अपने स्थान पर स्थिर है, तो हो क्या रहा है? इन्हें इस बात का ज्ञान है कि भूपटल पर संवहनीय धाराएं चल रही हैं, क्योंकि आर्थर होम्स संवहन धारा सिद्धांत 1928-29 में ही दे चुके थे, जबकि यह सिद्धांत अस्तित्व में 1960 के आसपास आया। इन्होंने कहा कि संवहनीय धाराओं के हॉट प्लूम, एचपी का मतलब है, बार बार कुछ बच्चे पूछेंगे एचपी क्या है, तो हॉट प्लूम HOTPLUME, हॉट प्लूम के शीर्ष पर, यह शिखर हो गया, हॉट प्लूम के शीर्ष पर यह है। जैसे ही मैग्मा एवं ऊष्मा ऊर्जा का जमाव होता है, बेसिकली मैग्मा इस सागरीय तली को धीरे धीरे उच्च तापमान के कारण नीचे से पिघलाने लगता है। मैग्मा पिघला रहा होता है, साथ में ये जो एकत्रित मैग्मा है यहां पर, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा तो था ही, दो अपोजिट डायरेक्शन में लिटरल प्लूम के रूप में, इसको क्या बोलते हैं आप? LP, तो लिटरल प्लूम के रूप में प्रवाहित होने लगता है। आर्थर होम्स ने बताया था कि हॉट प्लूम के शिखरों पर, फिर से
ऑर्थर होम्स ने बताया था कि हॉट प्लूम के शिखरों पर जहां लिटरल प्लूम दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, वहां लगता है डाइवर्जिंग फोर्स। कौन सा बल लग रहा होता है दोस्तों? यहां पर डाइवर्जिंग फोर्स लगता है, यहां पर लगता है डाइवर्जिंग फोर्स, और इस डाइवर्जिंग फोर्स के प्रभाव से ये जो सागरीय तली का हिस्सा है दो अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगता है। सागरीय तली का हिस्सा जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में संचरित होता है, यह अंतरतम के हॉट प्लूम का मैग्मा यहां पर बाहर निष्कासित होता है, और मैग्मा के निष्कासन एवं जमाव से यहां पर सागर में डूबी हुई एक लंबी पर्वत श्रृंखला का, ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम सबमरीन रिज कहते हैं, अंतः सागरीय कटक कहते हैं। सबमरीन रिज उतनी ही लंबाई में होगी जितनी इस सागरीय द्रोणी या सागरीय तली की लंबाई होगी। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे पास कुछ है कि नहीं है, ध्यान रखो। ये मेरे पास एक लेटर हेड रखा हुआ है, एक नोट पैड रखा हुआ, कुल मिला के एक नोट पैड रखा है, ध्यान से सुनना। अब इधर ये नोट पैड है, मान लो नोट पैड एक प्लेट है, या मोबाइल फोन मेरा एक प्लेट है, ठीक है ना। अब ये दो प्लेटें हैं, समझना, एक कलर दे देता हूं दोनों को। ये दो प्लेटें हैं, अब ये दो प्लेटें यहां से अलग हुई और अलग होकर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये प्लेट की चौड़ाई जितनी है, कितनी चौड़ाई है ध्यान से देखना, ये ऊपर से लेकर यहां मेरे नीचे उंगली तक, ऊपर से लेकर नीचे उंगली तक जितनी लंबाई हुई, जितनी ये चौड़ाई है, इस पूरी लंबाई में, चौड़ाई ना कहकर लंबाई कहूं, ऊपर से लेकर यहां तक मैग्मा का जमाव, मैग्मा का उद्गार हो जाएगा, जिससे यहां से लेकर यहां तक सागर में डूबी हुई एक पर्वत श्रेणी नुमा आकृति बनेगी, जिसे हम कहते हैं अंतः सागरीय कटक, सबमरीन रिज कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब इस कटक का मैग्मा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वह जल से बाहर आ जाता है, तो उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम द्वीप कहते हैं। इनका कहना है कि यहां पर कटक बन गया, आगे सुनना, अभी इतने में बात खत्म नहीं हुई। यहां पर कटक बन गया। अब कटक बनने के साथ होता क्या क्या है कि जैसे ही ये सागरीय तली दो अपोजिट डायरेक्शन में खिसकती है, तो यहां बीच का गैप बढ़ता नहीं है, बल्कि इस गैप क्षेत्र में मैग्मा जमा होने लगता है। जो गैप आपको दिखता है, इस गैप में मैग्मा जमा होता है। ये मैग्मा जमा हो गया, ये मैग्मा जमा हो गया, बेसाल्टिक मैग्मा जमा होता है। इस बेसाल्टिक मैग्मा के जमाव से प्रसार के क्रम में यहां नई नई सागरीय तली बनती रहती है। मैग्मा यहां पर जमा होगा, क्योंकि जैसे ही फैला होगा, ऐसा नहीं है कि ये फैलाव होगा तो ये दरार बढ़ती जाएगी, नहीं, बल्कि दरार में मैग्मा जमा हो जाएगा, और मैग्मा के जमाव से सागरीय तली का निर्माण होता है। क्या कहा इन्होंने? सागरीय तली का निर्माण, मतलब ओशियनिक बॉटम का निर्माण होता रहता है। तो बोलते हैं कि यहां पर तो निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर है। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिस वन, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर स्प्रेड आउट के क्रम में फॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर हो रहा है। लेकिन यहां तो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन दूसरी तरफ देखो दोस्तों, यहां पर लिटरल प्लूम जैसे ही कोल्ड प्लूम के रूप में नीचे की ओर या सबस्ट्रेटम की ओर फिर से अवतलित होने लगती है। ये कौन सी प्लूम है? ये है कोल्ड प्लूम, इसको बोलते हैं सीपी, कोल्ड प्लूम बोलते हैं, ठंडा मैग्मा की धारा है। तो इसके सहारे यही सागरीय तली, यहां देखना, यही सागरीय तली महाद्वीपों के किनारों पर क्षेपित होकर अंततः किसमें डूबने लगती है? दुर्बलता मंडल में डूबने लगती है। यहां नीचे क्या है? सारा का सारा नीचे दुर्बलता मंडल है, और नीचे दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान के कारण ये सागरीय तली धीरे धीरे क्या होने लगती है दोस्तों? पिघलने लगती है। तो ध्यान रखना कि महाद्वीपों के किनारों पर जहां पर ये सागरीय द्रोणी महाद्वीपों के नीचे क्षेपित होती है, वहां ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रेंच है, सबमरीन ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच का नाम सुना? इन्होंने ऐसा बताया कि यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, और ट्रेंच के सहारे ही सागरीय द्रोणी या सागरीय तली महाद्वीपों के नीचे क्षेपित होकर दुर्बलता मंडल में प्रवेश कर जाती है, और दुर्बलता मंडल में प्रवेश कर धीरे धीरे पिघलती रहती है, और पिघलकर फिर मैग्मा बनेगा, मैग्मा फिर यहां से हॉट प्लूम के सहारे ऊपर जाएगा। तो इस तरह से सागरीय तली एक कन्वेयर बेल्ट के भांति कटकों के सहारे बनती है और महाद्वीपों के किनारे विनष्ट होती है। एक कन्वेयर बेल्ट जैसे होता है, कटकों के सहारे सागरीय तली का निर्माण होता रहता है और महाद्वीपों के किनारों पर इसका विनाश होता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों सागरीय तली तो निरंतर फैलाव को प्राप्त कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ महाद्वीपों की अवस्थिति स्थिर पाई जाती है। अब एक बात और देखना है, इन्होंने एक और बात भी कही, ये कही कि ये बात सत्य है कि कटकों के पास सागरीय तली का निर्माण होता है, लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि सागरीय तली बनी तो अवश्य है, लेकिन इसका क्षेत्रफल का विस्तार नहीं होता, क्योंकि जितना कटक के पास बनती है ना, उतना ही महाद्वीपों के किनारों पर नष्ट हो जाती है। जितना ये कटकों के पास बनती है, उतना ही महाद्वीपों के किनारों पर क्षेपित हो जाती है। क्षेपित हो जाने की वजह से इसका क्षेत्रफल विस्तार हमेशा समान बना रहता है, क्षेत्रफल विस्तार में अंतर नहीं आता। इस प्रकार से इन्होंने बात कही है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? मयंक मिश्रा, कुछ समझ में नहीं आना बेटा मत समझ, जरूरत नहीं तुझे समझने की, बिल्कुल मत समझ बेटा, एकदम 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 घटिया सा मैंने समझाया, कुछ है ही नहीं इसमें, ये घटिया सा सिद्धांत इसने बताया, ऐसा मान के मत समझ, कुछ मत समझ में, समझ लेगा बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों, अब लिखना है। ठीक है, आपने अभी यहां तक लिखा कि इनके अनुसार महाद्वीप तो स्थिर है, परंतु सागरीय तली का प्रसार हो रहा है, ये बात इन्होंने कही। ठीक है, तो अब आगे की बात लिखना है। चित्र तो बना ही लिया होगा, पहले चित्र बना लो। ओके सुप्रिया, मैं समझाऊंगा बेटा, पर तू पेशेंस रख ही नहीं रहा है, बहुत बड़े क्षेत्र होता है। करण यादव अंग्रेजी में लिख बेटा, अंग्रेजी में लिख, ज्ञान मध्य की किस में लिखूं? अंग्रेजी में लिख ले, बड़ा भला हो जाएगा। बन गया, शानदार बन गया। तो क्या लिखेंगे? फिर से क्या लिखेंगे? हॉट प्लूम के शीर्ष, ये हॉट प्लूम हो गया, हॉट प्लूम के शीर्ष में जहां पर टकराता है, शीर्ष में सागरीय तली के नीचे, सागरीय तली के दिव्याजय मैंने कभी ऐसा नहीं बताया था,
तुमने ऐसा जबरदस्ती का सुना, मैंने आज तक नहीं बताया नेपच्यून के उपग्रह नहीं है, नेपच्यून के 5 उपग्रह हैं और अभी खोज चल भी रही है। तो सागरीय तली के नीचे मैग्मा एवं प्रचुर मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का जमाव होता है। ऊष्मा ऊर्जा का जमाव होता है। पूर्ण विराम हो गया। लिखो, यह ऊष्मा ऊर्जा एवं मैग्मा एक तरफ तो सागरीय तली को नीचे से पिघला रहा होता है, तो दूसरी तरफ लिटरल प्लूम के रूप में दो विपरीत दिशाओं में अपसारी बल लगा रहा होता है। लिटरल प्लूम के रूप में अपसारी बल लगा रहा होता है। पूर्ण विराम। लिखो, इस बल के प्रभाव से सागरीय तली में भ्रंश का निर्माण हो जाता है। भ्रंश, यहां पर भ्रंश बनेगा, रिफ्ट बनेगा, ठीक है ना। भ्रंश का निर्माण हो जाता है जिससे निकला हुआ बेसाल्टिक मैग्मा जमा होकर अंतः सागरीय कटकों का निर्माण होता है। हर एक शब्द का हिंदी बोल रहा हूं बेटा, मतलब सच बोलो यार, तो अद्भुत हो आप लोग। ये इंग्लिश टर्म इसलिए बोलते हैं कि हिंदी में अनुवाद बदलता रहता, तो आप इंग्लिश टर्म सीखो। अब सबमरीन रिज यहां आपको लिखाया हूं, पर हिंदी लिखाने के क्रम में क्या लिखा रहा हूं? हिंदी लिखा रहा हूं, अंतः सागरीय कटक लिखा रहा हूं। अंतः सागरीय कटक बोलूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इंग्लिश के टर्म्स जरूर लिखने चाहिए, ठीक है ना। अंतः सागरीय कटक या कटकों का निर्माण होता है। पूर्ण विराम। मैं हमेशा तो उसको कंप्लीट कर लो बेटा, पूर्ण विराम, ठीक है। बढ़िया, आगे बन गया, फिनिश हुआ। इतनी बात, इतनी चीज लिख लिया आपने, कटक बन गया। पूर्ण विराम लगाओ। लिखो, अपसारी बल के प्रभाव से कटकों के पास सागरीय तली का जितना फैलाव होता है, प्रसरण, है ना, फैलाव या प्रसरण होता है, उतना ही मैग्मा जमाव से नई नई सागरीय तली का निर्माण हो रहा होता है। फॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर, नई सागरीय तली का निर्माण हो रहा होता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। लिखें, तली के निर्माण के बावजूद, तली के प्रसार एवं निर्माण के बावजूद, ऐसा लिखेंगे, तली के प्रसार एवं निर्माण के बावजूद पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल इसलिए नियत बना रहता है कि ऐसा होना चाहिए धीरे धीरे सागर का फैलाव हो जाएगा ना, पर ऐसा नहीं है। कुल क्षेत्रफल नियत बना रहता है कि दूसरी ओर यही सागरीय तली महाद्वीपों के किनारे, इन किनारों पर, इधर किनारा और इधर किनारा, महाद्वीपों के किनारे कोल्ड प्लूम के सहारे, उसके किनारे पर किसके सहारे? कोल्ड प्लूम के सहारे अवतलित होकर क्षेपित हो रही होती है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं। अवतलित होकर क्षेपित हो रही होती है। अवतलित नीचे धंसेगी और जाकर उसमें महाद्वीपों के किनारे डूब जाएगी, छिप जाएगी, धंस जाएगी, है ना। क्षेपित हो रही होती है, अर्थात कटकों के पास निर्माण तथा महाद्वीपों के पास क्षेपण। कटकों के पास निर्माण जबकि महाद्वीपों के पास क्षेपण की दर समान होने के कारण, ये दर समान मेंटेन रहती है, की दर समान होने के कारण सागरीय तली का कुल क्षेत्रफल नियत बना रहता है। एवं, अंतिम बात लिखना है, एवं तली निर्माण एवं विनाश के क्रम में शुद्ध देवनागरी में लिखेंगे ऐसे, कन्वेयर बेल्ट के भांति गति करती रहती है।
कन्वेयर बेल्ट का मतलब यहां बनी, यहां नष्ट हुई, फिर यहां बनेगी, फिर यहां नष्ट हुई, मतलब थ्री डायमेंशनल सर्कुलेशन हो रहा है इसका भी। आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में एस्केलेटर्स देखा होगा, एस्केलेटर एक ओर से जाएगा दूसरे ओर से डूबेगा, एक ओर से जाएगा दूसरे ओर से डूबेगा, एक ओर से जाएगा दूसरे ओर से डूबेगा, ऐसा कन्वेयर बेल्ट इसको कहते हैं। ठीक है ना, पूर्ण विराम, ये बात समाप्त। तो इस तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग में इन्होंने इतनी बात कही थी। ठीक है, इस प्रकार से सी फ्लोर स्प्रेडिंग में इन्होंने इतनी बात कही थी, लेकिन इनके सिद्धांत में भी प्रॉब्लम थी, जिसका समाधान कौन करेगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत करेगा। तो पैरा चेंज करते हुए आलोचना लिखो। चंचल ठीक है बेटा, पैरा चेंज करो और पैरा चेंज करते हुए आलोचना लिखो। लिखो, इस सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना आलोचना प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने की है। किसने की है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने की है। ठीक है, की है। जैसे जैसे लिखें, ना तो क्या लिखा है? ना तो महाद्वीप स्थिर हैं एवं ना ही केवल, ना तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता महाद्वीप स्थिर नहीं है, ना तो महाद्वीप स्थिर हैं, ना केवल सागरीय तली का फैलाव, ना केवल सागरीय तली का फैलाव हो रहा है, बल्कि प्लेटों का संचरण, प्लेटों का संचरण होता है, प्लेटों का संचरण होता है, जिसमें यदि महाद्वीप अवस्थित हैं, जिसमें यदि महाद्वीप अवस्थित हैं तो महाद्वीपीय प्रवाह होगा। अगर कहते हैं प्लेटों का संचरण हो रहा है तो प्लेट में महाद्वीप होगा तो महाद्वीप का प्रवाह होगा, महाद्वीपीय प्रवाह होगा, या प्लेट में क्या उपस्थित हो? या सागरीय द्रोणियां उपस्थित हों, सागरीय द्रोणियां उपस्थित हों तो इनका संचरण होगा, तो इनका संचरण होगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बात समाप्त। बस इतना ही आलोचना करना है। फिर इस आलोचना के बाद हम सीधे आ जाएंगे एक सिद्धांत में, और अब तक का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कहलाता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इस सिद्धांत ने किया क्या? बेसिकली सुनना ध्यान से। इस सिद्धांत ने किया कि जितना इससे पहले सिद्धांत दिए गए थे, सबसे पहले तो इसने उनकी समीक्षा की। समीक्षा करते हुए 1960 के दशक के मध्य में अपनी एक नई व्याख्या की, और इसके द्वारा की गई व्याख्या भूगर्भ शास्त्र की कालजयी व्याख्या मानी जाती है, क्रांतिकारी व्याख्या मानी जाती है। बेसिकली आपको यह जानना चाहिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि एक ग्रुप था, एक समूह था, और उस समूह की अध्यक्षता कर रहे थे ली महोदय, मॉर्गन महोदय। तो ली एवं मॉर्गन की अध्यक्षता में बेसिकली 1965-66 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन भूगर्भ वेत्ताओं द्वारा किया गया था। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द पहली बार दिया था टूजो विल्सन ने 1962 में। टूजो विल्सन ने 1960-62 के आसपास प्लेट शब्द दिया था, जहां इन्होंने बताया कि प्लेट का मतलब ही होता है स्थल मंडल के टुकड़े। क्या होता है? स्थल मंडल के टुकड़े होते हैं, स्थल मंडल के टुकड़े होते हैं। बोलते हैं प्लेट, ध्यान रखना, स्थल मंडल के टुकड़े क्या बोलते हैं? प्लेट बेसिकली महाद्वीप नहीं है, प्लेट सागरीय द्रोणियां नहीं है, बल्कि स्थल मंडल, जिसकी व्याख्या हमने किया था कि ऊपर का जो भूपर्पटी का और मेंटल का संयुक्त भाग है, जिसकी मोटाई औसत रूप से, हर जगह उतनी मोटाई नहीं है, पर जिसकी मोटाई औसत रूप से 100 किलोमीटर की है, तो उस मोटाई वाले हिस्से को ही, जिसकी प्रकृति रिजिड है, हार्ड है, सॉलिड है, उस मोटाई वाले हिस्से को ही प्लेट कहा जाता है। और प्लेट है क्या? सॉरी, स्थल मंडल कहा जाता है, और स्थल मंडल के छोटे छोटे टुकड़े ही प्लेट कहलाते हैं। तो फिर बात आती है कि आखिर ये विवर्तनिक क्रिया क्या है? तो ध्यान से, जब बात विवर्तन की आती है कि विवर्तन क्या है, तो विवर्तन है प्लेटों की गति। विवर्तन क्या है? प्लेटों की गति, एवं गति की वजह से प्लेटों के सीमाओं पर होने वाले भूगर्भिक परिवर्तन। सीमाओं पर क्या है दोस्तों? भूगर्भिक परिवर्तन जो होते हैं, भूगर्भिक परिवर्तन है। इसका संयुक्त नाम ही विवर्तन है, क्योंकि ध्यान रखना, इन्होंने बताया, इस सिद्धांत ने बताया कि प्लेटें स्थिर नहीं हैं, बल्कि संवहन धारा के प्रभाव से प्लेटों का भिन्न भिन्न दिशाओं में संचरण हो रहा है। तो जब संचरित होगी प्लेटें, टुकड़े हैं, संचरित होंगे, तो उनके किनारे पर विशिष्ट प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं हो रही होंगी, ज्वालामुखी फट रहे होंगे, भूकंप आ रहे होंगे, द्वीपों का निर्माण हो रहा होगा, कटकों का निर्माण हो रहा होगा, वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो रहा होगा, आदि आदि आदि, मतलब विविध प्रकार के भूगर्भिक क्रियाएं जन्म ले रही होंगी। तो प्लेटों की सीमाओं पर गति के क्रम में घटित भूगर्भिक क्रियाओं की समग्रता को विवर्तन कहा जाता है। तो प्लेट विवर्तन का मतलब हो गया प्लेटों की सापेक्ष गतियों के कारण उनकी सीमाओं पर घटित होने वाले भूगर्भिक क्रियाएं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने जब यह बात बताई तो दोस्तों भूगर्भ शास्त्र में क्रांति आ गई, और इसने कहा कि प्लेटें निरंतर
संवहनीय धाराओं के प्रभाव से अर्थात अंतर्जात शक्ति के प्रभाव से विविध दिशाओं में संचरित होती हैं। यह भी बताया कि आवश्यक नहीं है कि प्लेटें सदैव एक ही दिशा में संचरित होती रहें, बल्कि समय के साथ अगर अंतर्जात बल अर्थात संवहनिक धाराओं के प्रवाह दिशा में कुछ चेंजेस आएंगे तो उन चेंजेस के परिणाम स्वरूप प्लेटों की गति या दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से बात प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने अपनी शुरुआत में की। लेकिन ध्यान रखना, यह सिद्धांत अस्तित्व में 1960 के दशक में इंडिपेंडेंट रूप से नहीं आया, बल्कि अपने आने से पूर्व इसने अपने से दिए गए प्रवाह के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी मत थे, जितने भी साक्ष्य थे, उनकी समीक्षा करता है और समीक्षा करने के बाद एक नई व्याख्या अस्तित्व में आती है। समझ में आई दोस्तों कि नहीं? तो शुरुआत इस टॉपिक की इसी तरह से करनी है। लिखें, यह सिद्धांत भूगर्भ शास्त्र की अब तक की सबसे बड़ी यह सिद्धांत भूगर्भ शास्त्र की अब तक की सबसे बड़ी खोज एवं व्याख्या माना जाता है। ठीक है, ठीक, पूर्ण विराम लगा दो। फिर लिखें 1960 के दशक के मध्य में 1960 के दशक के मध्य में भूपटल पर घटित भूगर्भिक क्रियाओं के उत्पत्ति मूलक समाधान हेतु सर्वप्रथम पहले मत लिखो, ऐसा लिखो, भूगर्भ वेत्ताओं ने सर्वप्रथम इससे पूर्व दिए गए सिद्धांत मत एवं साक्ष्यों की समीक्षा की तदुपरांत एक प्रामाणिक वैज्ञानिक व्याख्या ली एवं मॉर्गन के नेतृत्व में की गई। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करेंगे। इसीलिए इन दोनों विद्वानों को ही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को संक्षेप में पीटीटी कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। दोनों विद्वानों को ही इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इन दोनों भूगर्भवेत्ताओं या विद्वानों को ही इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। पूर्ण विराम। इसी पैराग्राफ में लिखेंगे, शब्द प्लेट की व्याख्या टूजो विल्सन, बोर्ड में लिखा है कि व्याख्या टूजो विल्सन द्वारा की गई थी, जहां प्लेट का अर्थ स्थल मंडल के विखंडित टुकड़ों से लिया गया है। स्थल मंडल के टुकड़ों से लिया गया है। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे, जबकि, या पैरा चेंज कर दो चाहो तो, जबकि विवर्तन से आशय प्लेटों के संचरण के क्रम में उनकी सीमाओं पर, प्लेटों के सीमाओं पर घटित विविध प्रकार की भूगर्भिक क्रियाओं से है। पूर्ण विराम। ठीक है, आपने फैक्ट भी लिख लिया, कॉन्सेप्ट भी लिख लिया। आप आगे हेडिंग देंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। जब भी मैं बोलूंगा तो आप लिखेंगे पीटीटी। संक्षेप में क्या लिखेंगे? पीटीटी। क्यों पीटीटी लिखोगे इसे आप? ऐसा, बेसिकली इंग्लिश में यह शब्द है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो संक्षेप में यह हो गया पीटीटी। तो लिखेंगे पीटीटी की मूलभूत मान्यताएं। हेडिंग देंगे, पीटीटी की मूलभूत मान्यताएं, अवधारणाएं, पूर्व मान्यताएं, कुछ भी लिख दो। अब किन अवधारणाओं पर टिका है ये? बिंदुवार लिखेंगे। सबसे पहला बिंदु लिखेंगे, ये कहता क्या, पीटीटी क्या कहता है? लिखिए, स्थल मंडल पर, सॉरी क्षमा चाहूंगा, स्थल मंडल अपने से अधिक घनत्व वाले
स्थल मंडल अपने से अधिक घनत्व वाले अर्ध तरल दुर्बलता मंडल पर, स्थल मंडल अपने से अधिक घनत्व वाले अर्ध तरल दुर्बलता मंडल पर, अर्ध तरल दुर्बलता मंडल पर फ्लोट कर रहा मतलब उत्प्लवित हो रहा है, उत्प्लवित हो रहा है, उत्प्लवित हो रहा है, फ्लोट करेगा, ऑलवेज ऑलवेज फ्लोट करेगा, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लवित होगा, ये विचार इन्होंने दिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर पर लिखेंगे, लिखे प्लेटों के विभिन्न दिशाओं में संचरण का कारण, प्लेटों के विभिन्न दिशाओं में संचरण का कारण, संचरण का कारण कोई बहिर्जात बल नहीं बल्कि, बहिर्जात मतलब बाहर का, कोई बहिर्जात बल नहीं बल्कि बल्कि पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति है, पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति है, शक्ति है जिसे संवहन धारा के रूप में जाना जाता है, जिसे संवहन धारा के रूप में जाना जाता है, अंतर्जात शक्ति जिसे किस रूप में जानते हैं, संवहन धारा के रूप में जाना जाता है, कन्वेक्शनल करंट के रूप में जिसे आप जानते हैं। पूर्ण विराम। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर विविध भूगर्भिक क्रियाएं, जो भी भूगर्भिक क्रिया है, चाहे पर्वत बने, चाहे द्वीप बने, चाहे भूकंप हो या ज्वालामुखी हो, जो भी है, तो विविध भूगर्भिक क्रियाएं, भूगर्भिक क्रियाएं प्लेटों की सीमाओं पर, प्लेटों की सीमाओं पर घटित होती हैं, प्लेटों की सीमाओं पर घटित होती हैं। पूर्ण विराम लगाएं। प्लेटों के आंतरिक भाग, प्लेटों के आंतरिक भाग इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं, प्लेटों के आंतरिक भाग इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। तो चौथा बिंदु, चौथा बिंदु लिखो, प्लेट सीमाओं के संदर्भ में, प्लेट सीमाओं के संदर्भ में, संदर्भ में ज्ञात हो कि, क्या ज्ञात होना चाहिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है, ज्ञात हो कि, ज्ञात हो कि प्लेट सीमाओं, प्लेट सीमाओं का जितना ही निर्माण होता है उतना ही विनाश, प्लेट सीमाओं का जितना ही निर्माण होता है उतना ही विनाश, इसलिए, इसलिए हमारे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, हमारे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल हमेशा ही नियत बना रहता है, हमेशा ही नियत बना रहता है, नियत बना रहता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बात यहां समाप्त हो जाती है, इतनी ये मान्यता पर। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे पीटीटी के अध्ययन के क्षेत्र या पक्ष, पीटीटी के अध्ययन के क्षेत्र या पक्ष, पक्ष डैश देकर सभी लिखेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत मूलतः, मूलतः हम दो पक्षों का अध्ययन करते हैं, मूलतः हम दो पक्षों का अध्ययन करते हैं, दो पक्षों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 ज्यामितीय पक्ष, तो नंबर 2 गतिकीय पक्ष। दो पक्षों का अध्ययन करते हैं, ज्यामितीय पक्ष, तो नंबर 2 गतिकीय पक्ष, ज्योमेट्रिक पार्ट एंड डायनामिक पार्ट। ज्यामितीय पक्ष, ज्योमेट्रिक पार्ट एंड डायनामिक पार्ट। तो सबसे पहले ज्यामितीय पक्ष में लिखेंगे, अभी फैक्ट है, अभी थोड़ी देर बाद कॉन्सेप्ट शुरू होगा, है ना। सबसे पहले ज्यामितीय पक्ष में लिखेंगे। लिखिए, इसमें प्लेटों की संख्या, स्वरूप एवं संरचना, प्लेटों की संख्या, ऐसा लिख देता हूं ऊपर नीचे, प्लेटों की संख्या, स्वरूप एवं संरचना, संरचना, तीन पक्ष हो गए, संख्या, स्वरूप एवं संरचना, संरचना की चर्चा की जाती है, की चर्चा की जाती है, की जाती है। संख्या, स्वरूप एवं संरचना की चर्चा की जाती है। जैसे, जैसे संख्यात्मक दृष्टि से, जैसे संख्यात्मक दृष्टि से प्लेटें, प्लेटें 3 वर्गों में विभाजित हैं, 3 वर्गों में विभाजित है। नंबर 1 वृहद प्लेट, जिनकी कुल संख्या 8 है। नंबर 2 लघु प्लेट, जिनकी कुल संख्या 19 या 20 मानी गई है। तो नंबर 3 उप प्लेट, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है, अभी निर्धारित नहीं होगा। अब वृहद प्लेटों की संख्या हमने बताई 8 है, तो वृहद प्लेटों के जरूर नाम लिख लो, सारे नहीं रटने पर वृहद प्लेट के नाम जरूर रटने हैं।
बृहद प्लेटों के नाम। कौन सी प्लेट है, किस दिशा में संचरित हो रही है? बृहद प्लेटों की संख्या हमने क्या बताई कि 8 है, कुल 8 है। ये आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के हिसाब से, नॉट मेंस। तो कौन कौन सी है प्लेटें हैं? तो सबसे पहली प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे पहली प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब इसका संचरण अगर देखेंगे तो ये हो रहा है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में, बार बार नहीं बोलूंगा, सुन लेंगे। एन का मतलब हो गया नॉर्थ, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट, और दूसरा डब्ल्यू का फिर से मतलब हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट दिशा में, मतलब उत्तर पश्चिम, पश्चिम की ओर इसका संचरण हो रहा है, संचरण प्रशांत महासागरीय प्लेट का। दूसरा हो गया उत्तर अमेरिकी प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट, इसका संचरण हो रहा है वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में। तीसरा हो गया दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इसका भी संचरण वेस्ट में है, पश्चिम में है। चौथे नंबर पर हो रहा है, फोर्थ नंबर पर अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट, इसका संचरण हो रहा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो पांचवें नंबर पर है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट का संचरण बेसिकली हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। आप कह सकते हैं ईस्ट ना कह के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। 5 हो गया। अब इधर की ओर लिख देते हैं, इधर की ओर लिख देते हैं। छठवें नंबर पर आता है दोस्तों, छठवें नंबर पर आएगा अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट, यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, स्थिर है, दक्षिण ध्रुव में स्थैतिक है ये, ना इधर जा रही ना उधर, तो स्थैतिक है ये। 7वें नंबर पर आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ध्यान रखना शुरू में इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़ी थी, इंडियन प्लस ऑस्ट्रेलियन से मिलकर बन गया इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो शुरू में इंडियन एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़ी थी, अब तो टूट गई, अब दोनों अलग हो गई हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इसमें से बेसिकली जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है वो जा रही है नॉर्थ ईस्ट दिशा में, बट जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जा रही है साउथ ईस्ट, ईस्ट दिशा में, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 8वें नंबर पर आती है अरेबियन प्लेट। कुछ लोग, कुछ विद्वान अरेबियन प्लेट को लघु प्लेट मानते हैं। अरेबियन प्लेट ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। किस दिशा में कौन सी प्लेट संचरित हो रही है ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, अगर आप इंडियन एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर देंगे तो प्लेटों की संख्या हो जाएगी 9। अगर आप इंडियन एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर देंगे तो प्लेटों की संख्या हो जाएगी 9। पर दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को आपस में आप जोड़ दो और अरेबियन प्लेट को हटा दो तो प्लेटों की संख्या हो जाएगी 7। तो 7 भी सही है, 8 भी सही है, 9 भी सही। तो आप पूछ सकते हो सर हमसे एग्जाम में पूछ लेगा कितनी प्लेट है, तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा दोस्त। मैं साइड में इसलिए लिखा हूं कि आपको बोर्ड दिखे, ये कभी नहीं पूछेगा इनकी संख्या कितनी है। आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि इनमें से बृहद प्लेटें कौन सी हैं, बृहद प्लेटें कौन सी, ये पूछ सकता है, पर कभी नहीं पूछेगा इनकी संख्या कितनी है। बृहद प्लेटें लिखने के लिए आए तो आप 8 लिखेंगे और इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। हमसे पूछा ही नहीं जा सकता। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी सब्जेक्ट के किसी मुद्दे पर विवाद की स्थिति रहती है उस पर क्वेश्चन नहीं बनता, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछता। आज तक जियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भवेत्ता, भूगर्भ शास्त्र का बेसिकली टॉपिक है, भूगर्भवेत्ता ही क्लियर नहीं है प्लेटें सही मामले में किस आधार पर एक दूसरे से अलग की जाए। कई बच्चों को तो ये दिशा ही नहीं समझ में आ रही कि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। अरे भाई अंग्रेजी नहीं लिखा, बच्चा लिखा सर इंग्लिश वर्ड का मतलब बता दीजिए। चाहत चंदेल बिटिया तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। पीडब्ल्यू बुक समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, निर्मा जमेरिया, मैंने तो बेटा बोला था कि इन किताबों को पढ़ डालो, जिनको बोला था उनको तुमने पढ़ा नहीं होगा। अब डायरेक्शन भी समझा दें, बिल्कुल समझाएंगे बेटा, आप लोगों को सब समझाएंगे सब समझाएंगे। पीडब्ल्यू ने जिम्मेदारी ली है ना आईएएस बनाने की, तो पक्का पक्का समझाएंगे। जीवन में कभी अगर दिशाओं को बारे में सुना है तो दिशाएं देखो कैसे होती है। दिशाएं, ये दिशा है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये 4 दिशाएं तो सबको पता है। अब 4 के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच की अगर ये दिशा हो गई तो नॉर्थ ईस्ट हो गई। इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा हो गई तो साउथ ईस्ट हो गई। इसी तरह से साउथ और वेस्ट की दिशा हो गई तो साउथ वेस्ट हो गई। और इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट की हो गई तो नॉर्थ वेस्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये नहीं है बल्कि इसके अलावा कुछ, जैसे मान लो अब ये वाली दिशा आ गई तो ये नॉर्थ तो है बट ईस्ट ज्यादा है, तो इसलिए 2 बार ईस्ट लिखना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। पर ये वाली दिशा होती तो ये नॉर्थ अधिक है ईस्ट कम है, तो इसको लिखते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अब मान लो ये वाली दिशा होती तो ईस्ट ज्यादा थी साउथ कम थी, तो साउथ ईस्ट ईस्ट लिखते हैं। पर ये वाली दिशा होती तो क्या लिखते, साउथ 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 ईस्ट लिखते। ऐसा ही इधर की ओर लिखते हैं। तो दिशाएं इस प्रकार से निर्धारित की जाती है बेटा, दिशाएं इस प्रकार से। ऐसा ही इधर की ओर कर दो। अच्छा कर ही देता हूं, नहीं कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं पता, नहीं समझ रहा। अब ये वाली दिशा है तो ये है साउथ ज्यादा है तो साउथ साउथ वेस्ट हो गई, बट ये वाली दिशा है तो ये हो गई साउथ वेस्ट वेस्ट। अब ये वाली दिशा है तो ये हो गई नॉर्थ वेस्ट
वेस्ट, बट ये वाली दिशा है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ऐसे होता है ये दिशा है। अब इसी दिशा के हिसाब से देख लो प्लेट किधर की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब देखो देखो बेटा, आप लोगों को सच में मेरी डांट से बुरा लगता होगा, अभी शुरुआती कक्षा है इसलिए डांटते, बाद में डांटेंगे भी नहीं। मतलब आप लोग खुद सोचो कि अगर इस लेवल पर आके कि आईएएस की प्रिपरेशन करना है, मुझे दिशा बतानी पड़े, दिशाओं का ज्ञान कराना पड़े, तो मन बोझिल होने लगता है कि यार इन बच्चों को वो तमाम बातों तक मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा जो रियल सेंस में यूपीएससी की अपनी डिमांड है। रियल सेंस में ये बहुत बेसिक लेवल की बात, मतलब यार 5th क्लास तक के बच्चों को डायरेक्शन का ज्ञान पूरा करा दिया जाता है, 5वीं क्लास तक के बच्चों को डायरेक्शन का ज्ञान करा दिया जाता है। जैसे अभिषेक विश्वकर्मा पूछ रहा है, हे विश्वकर्मा, तुमने तो सृष्टि को अपने कर कमलों से इतना सुंदर बनाया और तुम्हें इस किंचित मात्र की जानकारी भी पता नहीं। अब ये पूछ रहा पीटीटी के बारे में वेगनर ने भी बताया था, क्या वेगनर मर गया था? पीटीटी आई है तब जब वेगनर मर गया था। ओके रवि, आपको पता है पर कुछ को तो नहीं पता ना। ठीक है आगे बढ़े, सरकारी स्कूल का तमगा मत लगाओ, अपने आप पर लगाओ, मैं ऐसा था। ओके तो ये है वृहद प्लेट 8 और इन 8 वृहद प्लेटों की दिशाएं। लघु प्लेटों की अब आपको पूरी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे छोटी छोटी फिलीपींस प्लेट है, कोकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, ढेर सारी प्लेटें हैं, ढेर सारी प्लेटें हैं। तो लघु प्लेटों की 19-20 की संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। उप प्लेटें क्यों निर्धारित नहीं है? उप प्लेटें कहते भी हम उनको है जिनकी सही मामले पर पूरी सीमाओं का अभी तक ज्ञान विज्ञान को हो नहीं पाया है। भूगर्भ शास्त्र अभी तक उनकी सारी सीमाओं को ठीक से जान नहीं पाया है, इसलिए इनकी संख्या के बारे में ठीक से लिखना। हालांकि कुछ पुस्तकों ने 39 इनकी संख्या लिखनी शुरू कर दी है कि इनकी संख्या 39 है, पर अभी गहरा विवाद है दोस्तों। तो जब मैंने आपको बताया कि जब तक विवाद है तब तक इन पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। तो ये हुई प्लेटों की संख्या। अब बात आती है स्वरूप एवं संरचना की। तो नीचे लिखेंगे इनकी, इसके बाद लिखेंगे स्वरूपगत आधार पर प्लेटें, स्वरूपगत आधार पर प्लेटें 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट लिखो, यह ग्रेनाइट तथा, इस प्लेट के बारे में लिखना, यह ग्रेनाइट तथा एंडीसाइट नामक, ग्रेनाइट तथा एंडीसाइट नामक खनिजों से बनी होती हैं, खनिजों से बनी होती हैं, ग्रेनाइट या एंडीसाइट, जिसका घनत्व लगभग 2.6 के आसपास होता है। ग्रेनाइट तथा एंडीसाइट नामक खनिजों से बनी होती हैं, अर्थात यह निम्न घनत्व वाली होती हैं, यह निम्न घनत्व वाली होती हैं। पूर्ण विराम लगाकर, दुनिया में ऐसी कोई भी प्लेट नहीं है जो पूर्णतः, दुनिया में ऐसी कोई भी प्लेट नहीं है जो पूर्णतः महाद्वीपीय हो। कोई ऐसी प्लेट नहीं जो केवल महाद्वीपीय हो, महाद्वीपीय हो। पूर्ण विराम, बात समाप्त। दूसरे नंबर पर सागरीय प्लेट, सागरीय प्लेट, सागरीय प्लेट लिखो, वैसी प्लेट, वैसी प्लेट जिसका संपूर्ण हिस्सा सागरीय जलराशि, जिसका संपूर्ण हिस्सा सागरीय जलराशि से बना हो, सागरीय जलराशि से बना हो, बना हो। जैसे ढेर सारी प्लेटें ऐसे, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है प्रशांत प्लेट है, प्रशांत। कोकोस प्लेट है, कोकोस। नजका प्लेट है, नजका। और एक जुआन डिफुगा है, जुआन डिफुगा। जैसे प्रशांत महासागरीय, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, जुआन डिफुगा प्लेट आदि आदि। पूर्ण विराम लगाकर, सागरीय प्लेटें बेसाल्ट नामक, ये 3.0 है, सागरीय प्लेटें बेसाल्ट नामक भारी खनिज से बनी होती हैं, बेसाल्ट नामक भारी खनिज से बनी होती हैं, इसीलिए बेसाल्ट नामक सागरीय खनिज से बनी होती हैं, इसीलिए, इसीलिए लिए सागरीय प्लेटें हमेशा ही, सागरीय प्लेटें हमेशा ही, हमेशा ही महाद्वीपीय प्लेटों से भारी होती हैं, महाद्वीपीय प्लेटों से भारी होती हैं, ये हमेशा भारी होंगी महाद्वीपीय प्लेटों से। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो फिर तीसरे नंबर पर आएगा संयुक्त प्लेटें, संयुक्त प्लेटें डैश देकर लिखेंगे, ऐसी प्लेटें, ऐसी प्लेटें जिनका कुछ हिस्सा तो सागरीय द्रोणियों से बना हो, कुछ हिस्से में सागर हो, कुछ हिस्सा तो सागरीय द्रोणियों से बना हो, तो कुछ हिस्सा
महाद्वीपों से निर्मित हो, महाद्वीपों से निर्मित हो, मतलब उसमें सागर भी है, महाद्वीप भी है, सागर भी है, महाद्वीप भी है। तो ऐसी प्लेट प्लेट क्या हो जाएगी? संयुक्त प्लेट कहलाएगी, संयुक्त प्लेट कहलाएगी। लिखें, प्रशांत, उदाहरण में प्रशांत महासागर के अलावा सभी वृहद प्लेटें, प्रशांत महासागर के अलावा सभी वृहद प्लेटें, वृहद प्लेटें संयुक्त प्लेट का उदाहरण है, संयुक्त प्लेट का उदाहरण है, उदाहरण है पूर्ण विराम। अब तीनों चित्र बनाओ। जी और ए जो लिखा वो ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट है। जी का मतलब ग्रेनाइट, ए का मतलब एंडीसाइट। अच्छा, तो ये था। देखो अब संरचना जो देखो मैंने लिखा है कि तीन चीजें, एक संख्या है, दूसरा स्वरूप है, तीसरा संरचना। तो स्वरूप तो हो गया महाद्वीप, महासागरीय एवं संयुक्त का। संरचना का मतलब होता है ये किन चीजों से बनी है। जब आंतरिक भाग की बात करते हैं, आंतरिक पक्ष की बात करते हैं कि किन चीजों से बनी है प्लेटें, उसको कहते हैं संरचना। संजना परमार भेजो बेटा, क्वेश्चन भेजो, ठीक है ना। इसको कहते हैं संरचना। तो जैसे ये ग्रेनाइट एंडीसाइट से बना तो ये संरचना हो गई, ये बेसाल्ट से बना है तो ये संरचना हो गई। इसमें से जो सागरीय किनारा होगा वो तो बेसाल्ट का बना होगा, और जो महाद्वीपीय भाग होगा वो ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट का बना होगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो स्वरूप एवं संरचना साथ साथ हो जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको यहां पर कि सबसे पहले इसमें संख्या की बात करेंगे, स्वरूप की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, वो ज्यामितीय पक्ष में आएगा। फिर उसके बाद आता है गतिकीय पक्ष, डायनामिक पार्ट आता है। तो हेडिंग देंगे सभी गतिकीय पक्ष, गतिकीय पक्ष। और गतिकीय पक्ष में लिखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, गतिकीय पक्ष में लिखो। लोअर मेंटल में नहीं होता, अपर मेंटल में होता है बेटा, दुर्बलता मंडल में होता है। ठीक है संजना, दुर्बलता मंडल में होता है बेटा। सृष्टि पांडे ने पूछा सर 2.6 क्या है? घनत्व है, डेंसिटी है उसका। 3.0 क्या है? ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। बेसाल्ट का घनत्व और उसका ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट का औसत घनत्व। औसत घनत्व 2.67 होता है, बट मैंने उतना लिखा दिया, कुछ सोच विचार कर लिखा जाता है ऐसा, ठीक है। ओके, डेंसिटी घनत्व। अब बढ़े आगे, अब बढ़े आगे। तो गतिकीय पक्ष में, गतिकीय पक्ष में संजना आपके प्रश्न का जवाब यहाँ बहुत ज्यादा आ जाएगा वैसे भी। आज तो अब नहीं, आज तो क्लास अभी रोक देंगे, नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी मंडे में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो गतिकीय पक्ष की बस शुरुआत करनी है हमें। कैसे शुरुआत करनी है तो लिखेंगे सभी कि गतिकीय पक्ष के अंतर्गत, गतिकीय पक्ष के अंतर्गत प्लेटों का विभिन्न दिशाओं में संचरण, प्लेटों का विभिन्न दिशाओं में संचरण, प्लेटों का विभिन्न दिशाओं में संचरण एवं संचरण के क्रम में निर्मित प्लेट सीमाओं, संचरण के क्रम में निर्मित प्लेट सीमाओं पर घटित भूगर्भिक क्रियाओं का, पर घटित भूगर्भिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। पहला चेंज करते हुए लिखेंगे प्लेट सीमाएं, प्लेट सीमाएं तीन प्रकार की होती हैं, प्लेट सीमाएं तीन प्रकार की होती हैं। चलो प्लेट सीमाओं पर बात कर लीजिए। कितने प्रकार की होंगी प्लेट सीमाएं? तीन प्रकार की। प्लेट सीमाएं तीन प्रकार की होती है। नंबर वन अपसारी, अपसारी सीमा। नंबर 2 अभिसारी सीमा। नंबर 3 संरक्षी सीमा। बहुत महत्वपूर्ण। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग बाउंड्री, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग बाउंड्री, संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव बाउंड्री। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड कंजर्वेटिव। तो शुरू करना है यहां पर हमें अपसारी सीमा की बात। किसकी बात शुरू करनी है? अपसारी सीमा की बात। अपसारी सीमा का बेसिकली नामकरण कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री के नाम से, अर्थात रचनात्मक सीमा के नाम से किया जाता है। आखिर इसे क्यों कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहते हैं, और यहां पर कौन कौन सी घटित होती हैं दशाएं, कौन कौन सी दशाएं घटित होती हैं, इस पक्ष पर बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहले समझो बेटा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि माना कि ये कोई एक सागरीय प्लेट है, थोड़े समय के लिए ऐसा समझो कि ये एक सागरीय प्लेट है,
इस सागरीय प्लेट के नीचे जैसे ही मैग्मा का हॉट प्लूम, संवैनिक धारा का हॉट प्लूम टकराएगा, तो ये हॉट प्लूम यहां टकराकर सबसे पहले क्या करेगा कि इस हिस्से में उच्च तापमान वाला मैग्मा और मैग्मा के साथ साथ उच्च तापीय ऊर्जा का संचय कर देगा। यहां पर ये जो संचय है, ये मैग्मा है, गर्म मैग्मा, उच्च तापीय मैग्मा है, एवं ऊष्मा ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है। इन दो चीजों का संचय सागरीय प्लेट के नीचे होता है और बेसिकली ये हॉट प्लूम है, मैग्मा की ऊर्ध्व संचरित धारा है। तो प्रथम स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में अपसारी सीमा पर कुछ ये होता है, ऐसी स्थिति आती है। फिर इन्होंने समझा कि दूसरी अवस्था में क्या होता है। तो दूसरी अवस्था में, सेकेंड स्टेज में, इन्होंने प्रॉपरली एक बात बताई कि जैसे ही ये संचित हुआ, संचरण के क्रम में बेसिकली होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है, ये गर्म मैग्मा सागरीय प्लेट को नीचे से पिघलाता है और सागरीय प्लेट पिघल कर नीचे से पतली होती जाती है। और जब सागरीय प्लेट नीचे से पतली होती है, दुर्बल हो जाती है, तो उसको कहते हैं इंट्राक्रस्टल थिनिंग, मतलब अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण। क्रस्ट का ये वाला हिस्सा नीचे से दुर्बल होता है, जिसको कहते हैं इंट्राक्रस्टल थिनिंग, अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण। यहां पर लिख भी देता हूं मैं, इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहते हैं। मतलब धीरे धीरे यहां पर गर्म मैग्मा के प्रभाव से ये जो सागरीय तली है, पिघलेगी और पिघलकर दुर्बल होती रहती है, दुर्बल होती रहती है। सागरीय है तो इसे पानी में जरूर डुबाना है। पहले स्टेज में तो ये होता है। अब दूसरे स्टेज की बात आती है। दूसरे स्टेज में इन्होंने कहा कि जो सागरीय प्लेट थी, सागरीय प्लेट अपसारी बल के प्रभाव से दो टुकड़े में टूट जाती है। ध्यान से, यहां पर सागरीय प्लेट किस में टूट जाएगी? दो टुकड़े में। अपसारी बल में एक प्लेट इधर की ओर चली जाएगी, एक प्लेट इधर की ओर चली जाएगी। यहां पर अगर आप मैग्मा को देखेंगे तो मैग्मा की धारा कुछ यहां गई हॉट प्लूम के रूप में। हॉट प्लूम इससे टकराया और टकराकर यहां जैसे इस भ्रंश से बाहर निकला, भ्रंश से बाहर निकलकर यहां सागर में डूबी हुई अंतः सागरीय कटक का निर्माण कर देता है। अर्थात यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन के साथ यहां मंद तीव्रता वाले, एक तो गैर विस्फोटक ज्वालामुखी होगा और बहुत ही मंद तीव्रता वाले यहां पर भूकंप प्राप्त होंगे, जो पूरी तरह से गैर विनाशक होंगे। तो सेकेंड स्टेज में बेसिकली सबमरीन रिज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों? सबमरीन रिज का फॉर्मेशन होता है, रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले में क्या हुआ? पहले में इंट्राक्रस्टल थिनिंग की अवस्था बनी, दूसरे में सबमरीन रिज, मतलब पहले में हिंदी बोल देता हूं, अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण की स्थिति आई। दूसरे में दोस्तों सबमरीन रिज मतलब अंतः सागरीय कटक बनी। अब आगे बात करते हैं। अंतः सागरीय कटक बनने के साथ चूंकि इस प्लेट को, यहां पर ये लिटरल प्लूम चलेंगी, इस प्लेट को लिटरल प्लूम दो विपरीत दिशाओं में खींचती हैं। तो लिटरल प्लूम कैसे खींचती है? जैसे जैसे मैग्मा जाएगा, भूप्रपट्टी के नीचे चिपक जाएगा और चिपक कर दो विपरीत दिशाओं में संचरित होगा। जब दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रहा होगा मैग्मा, तो ये घर्षणात्मक खिंचाव बल लगाता है, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स। उस फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स के कारण ये जो दुर्बल सागरीय भूप्रपट्टी है वो टूट जाती है और टूटकर दो टुकड़ों में, दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने लगती है। टूटेगी और टूटकर दो विपरीत दिशाओं में दोस्तों प्रवाहित होने लगती है। यहां पर देखेंगे लास्ट स्टेज आती है। लास्ट स्टेज में दोस्तों समझना, लास्ट स्टेज में समझना क्या कहा गया है कि लास्ट स्टेज में, मतलब थर्ड स्टेज कह सकते हैं, ऑप्शनल में तो चार अवस्थाओं में पढ़ते हैं। थर्ड स्टेज में होगा क्या? जैसे मान लो कि आपने देखा कि ये एक सागरीय प्लेट है, ये एक सागरीय प्लेट है जो इधर की ओर गई, इधर भी एक सागरीय प्लेट है, एक ही सागरीय प्लेट के अब दो हिस्से हो गई हैं जो इधर की ओर गई है ना। अब ये भी आपने देखा कि यहां पर मैग्मा का उद्गार हुआ है और मैग्मा के उद्गार के कारण यहां पर दोस्तों, यहां आपने देखा कि मैग्मा के उद्गार के कारण अंतः सागरीय कटक का निर्माण हुआ है। पर आगे क्या बात कही गई है? आगे बात कहता है यह सिद्धांत कि जैसे जैसे सागरीय प्लेट अपसारी बल के प्रभाव से, यहां पर लगता है डाइवर्जिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? ये जो बल लगता है बेसिकली यहां पर, ये डाइवर्जिंग फोर्स है। डाइवर्जिंग फोर्स है, विपरीत दिशा में जाना मतलब अपसरण कहलाता है। तो जितना ये प्लेट अपसरित होती जाएगी, इसके किनारे पर मैग्मा का जमाव होगा और इसके किनारों पर ये जो मैग्मा जमा हो रहा है, तो मैग्मा के जमाव से नई नई सागरीय क्रस्ट, सागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण हो रहा होगा। तो इसे ही कहते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, निरंतर क्रस्ट फॉर्मेशन होता है और इस क्रस्ट फॉर्मेशन की वजह से ही बेसिकली इस प्रकार की सीमा को हम रचनात्मक सीमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रचनात्मक सीमा के नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री के नाम से जानते हैं। अंततः यही मैग्मा कोल्ड प्लूम के रूप में नीचे आ जाएगा। ये हॉट प्लूम था, लिटरल प्लूम था और कोल्ड प्लूम के रूप में नीचे आ जाएगा। तो बोलते हैं कि जो सागरीय भागों में कटक पाए जाते हैं, सागरीय भागों में कटक पाए जाते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, मध्य हिंद महासागरीय कटक, उनका निर्माण इस प्रक्रिया से होता है। एवं इन कटकों के पास मैग्मा के जमाव से, मैग्मा भी बेसाल्टिक होता है, बेसाल्टिक मैग्मा के जमाव से निरंतर नई नई सागरीय भूप्रपट्टी बनती रहती है। इसीलिए इसे क्रस्ट फॉर्मेशन स्टेज के नाम से जानते हैं और क्रस्ट फॉर्मेशन के कारण ही इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहते हैं, रचनात्मक किनारा कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पर ज्वालामुखी भी प्राप्त होते हैं तो गैर विस्फोटक होते, धीरे धीरे मैग्मा बाहर आता रहता है, और भूकंप भी प्राप्त होते हैं तो निम्न तीव्रता वाले होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का विनाश बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए इसे रचनात्मक सीमा के नाम से जानते हैं। रचनात्मकता का मतलब है सागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण। क्या दोस्तों रचनात्मकता का मतलब? सागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण। अब आप कह सकते हो कि सर ये सिद्धांत तो सागर नितल प्रसरण जैसा दिखता है। कुछ कुछ वैसा दिखता है, पूरी तरह से नहीं। जैसे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत ने कहा था कि सागरीय तली का केवल प्रसार होगा, फैलाव होगा और ये महाद्वीपों के किनारे जाकर डूबेगी। पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके दूसरे किनारे में सागर होगा तो सागर के नीचे डूबेगी, अगर दूसरे
किनारे में महाद्वीप होगा तो महाद्वीप के नीचे डूबेगी। जरूरी नहीं है कि महाद्वीप के नीचे डूबे या सागर के नीचे डूबे। फिर उसने कहा था कि महाद्वीप स्थिर है, पर कहता ना, चाहे महाद्वीप होंगे वो भी गतिमान होंगे और सागर की तली होगी वो भी गतिमान होगी। ये उससे एकदम अलग बात कह देता है, इसीलिए यह सिद्धांत अपने आप में ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो ये सिद्धांत पर ये स्टेज 3 अवस्थाओं में आपने चित्र बनाए और अब इन्हीं तीनों अवस्थाओं के चित्र को मैं भाषा में दोस्तों एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो चित्र तो बन गया ना सबका, चित्र बन गया तो मैं भाषा में एक्सप्लेन कर दूं, लैंग्वेज दे दूं आपको। बन गया, वेरी गुड। तो लिखो सभी के सभी, आप सारी सीमा के बारे में डैश देकर लिखो। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम संवहनीय धाराओं के हॉट प्लूम, संवहनीय धाराओं के हॉट प्लूम सागरीय प्लेट के नीचे, सागरीय प्लेट के नीचे प्रचुर मात्रा में उच्च तापीय पेरिडोटाइटिक मैग्मा, पेरिडोटाइट मैंने बताया था, उच्च तापीय पेरिडोटाइटिक मैग्मा एवं ऊष्मा ऊर्जा का संचय, पेरिडोटाइटिक मैग्मा एवं ऊष्मा ऊर्जा का संचय करता है, जिससे सागरीय क्रस्ट पिघलकर पतली होने लगती है। सागरीय क्रस्ट पिघलकर पतली होने लगती है। इस प्रक्रिया को अंतः क्रस्ट दुर्बलीकरण, इंट्राक्रस्टल थिनिंग कहते हैं। अंतःक्रस्ट दुर्बलीकरण कहते हैं। पूर्ण विराम, एक पैराग्राफ समाप्त। अब पैरा चेंज करो, दूसरा लिखे, सागरीय प्लेट के नीचे संचित मैग्मा, सागरीय प्लेट के नीचे संचित मैग्मा प्लेट में घर्षणात्मक खिंचाव बल, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, हिंदी बोल रहा हूं, घर्षणात्मक खिंचाव बल दो विपरीत दिशाओं में अपसारी बल के रूप में लगाता है, डाइवर्जिंग फोर्स अपसारी बल के रूप में लगाता है, जिससे सागरीय प्लेट में भ्रंशन आ जाता है, तथा यह दो विपरीत दिशाओं में संचरित होने लगती है, पूर्ण विराम लगाकर इसी पैरा में इस भ्रंश के सहारे पेरिडोटाइट पृथकीकृत होता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका पृथकीकरण चलता रहेगा, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। पेरिडोटाइट पृथकीकृत होता हुआ बेसाल्टिक मैग्मा के रूप में प्रकट होकर अंतःसागरीय कटक का निर्माण करता है। अंतःसागरीय कटक, सबमरीन रिज, अंतःसागरीय कटक का निर्माण करता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक एवं मध्य हिंद महासागरीय कटक आदि। मध्य अटलांटिक कटक एवं मध्य हिंद महासागरीय आदि। पैरा चेंज करो, लिखो, इन कटकों के समीप गैर विस्फोटक ज्वालामुखियों की प्राप्ति होती है। गैर विस्फोटक ज्वालामुखी, आगे मत लिखिएगा, प्राप्त होती है। गैर विस्फोटक ज्वालामुखी एवं निम्न तीव्रता वाले गैर विनाशक भूकंपों की प्राप्ति होती है। आपने कटक बता दिया, भूकंप बता दिया, ज्वालामुखी बता दिया, यही तो है भूगर्भिक क्रियाएं। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो, अंतिम वाले को लिखो, थर्ड वाले को लिखो, अब ठीक है। पूर्ण विराम लगाकर अंतिम पैरा लिखो, अपसारी बल के प्रभाव से अपसरित प्लेट सीमा पर कटकों के नीचे बेसाल्टिक मैग्मा के जमाव से
बेसाल्टिक मैग्मा के जमाव से नई नई सागरीय प्लेट का निर्माण नई सागरीय प्लेट का निर्माण होता है इसीलिए अपसारी सीमा को रचनात्मक किनारा कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री रचनात्मक किनारा कहा जाता है। कोई आपसे पूछे यहाँ रचना का मतलब क्या है? रचना का मतलब है नवीन प्लेट का निर्माण। रचना का मतलब क्या है? नवीन प्लेट का निर्माण। तो इस तरह से आपको ये बात पूरी तरह से बतानी है कि यहाँ पर ये चीजें होती हैं, है ना, ऐसे बताएंगे। क्योंकि ये अंतःसागरीय कटक है, इसलिए कटकों को हमेशा पानी में डुबा कर रखेंगे, तभी तो अंतःसागरीय होंगे, नहीं तो बहिर्सागरीय हो जाएंगे, है ना। अगर बाहर निकल गए तो क्या हो जाएंगे? बहिर्सागरीय हो जाएंगे। तो ये हो गए अंतःसागरीय कटक। तो अपसारी सीमा में किस प्रकार से भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं ये हमने बताया। दोस्तों क्लियर है क्या? इतनी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए बात। पीछे की बात में तो रटने रटाने वाली बात हो, खाम-खा के आपके प्रश्न थे। यहां पर हर बात क्लियर हो गई ना? ओके ठीक है, मैं सारे बच्चे बताएंगे। जहां बात आपके काम की होगी ना, ऐसे ही पेशेंसफुली एक एक स्टेप वाइज स्टेप में हर बात समझाऊंगा, पर सुनना तो होगा बेटा, सुनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, एक भी मैसेज नहीं है जिन्हें क्लियर ना हो, सारे बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, ये चाहिए था मुझे, ये रिस्पांस आपका चाहिए था, ऐसे ही सुना करो ना। अच्छा एक बात फिर से बोलता हूं, ज्योग्राफी साइंस है, अगर पीछे की क्लास कंप्लीट नहीं होगी तो आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए पीछे की क्लास कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। अब पहली बात यहां पर समाप्त। अब दूसरी बात अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अभिसारी सीमा में अकेले 3 प्रकार का एग्जाम में ऐसे बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनाना, स्टेज बाय स्टेज, कलरफुल नहीं बनता इस एग्जाम में चित्र। आपके पास एक ही पेन होगी, एक ही पेन से आपको बनाना होगा चित्र, बट आपको चित्र ऐसे ही स्टेज बाय स्टेज दिखाना। मेंस में कितने पेज मिलते हैं, जितना तुम पर्याप्त लिख सकते हो अखिलेश उतना मिलता है, काहे के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारे लिखने के लिए, तुम्हारे डूब जाने तक के लिए मिलता है पर्याप्त, ठीक है। ठीक, तो ये है दोस्तों, ये है। अब उसके बाद अभिसारी सीमा की बात आती है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, पर इसको आज नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे मंडे की क्लास में। कल संडे है, आप लोग अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करिए। रिवीजन के लिए मैनेज करना है, करंट अफेयर्स के लिए मैनेज करना है, छुट्टी के लिए मैनेज करना है, कल की चीजों को आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। हम लोग मिलेंगे फिर से अपने नियत समय पर मंडे, और मंडे में अभिसारी सीमा, संरक्षित सीमा, इनके बारे में वेल एक्सप्लेनेशन करते हुए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के समर्थन के नवीन प्रमाण तथा इसकी आलोचना आदि के पक्ष को देखते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की समाप्ति करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? यहां तक आपको ठीक ठीक से बातें समझ में आई? तो दोस्तों ये बात समाप्त करता हूं, और इस समाप्ति के पूर्व, क्लास की समाप्ति के पूर्व दोस्तों, कल आप जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र या गणतंत्र का सबसे पवित्र पावन पर्व है, जिसे आप भारतवर्ष में गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गण का मतलब है आपको समर्पित इस परम पावन पवित्र दिन के लिए दोस्तों ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको कहते हैं ना बाछे खिल खिल कर शुभकामनाएं देते हैं। और चाहता हूं कि हे मां भारती, तुम अपने संतानों को इसी तरह का सप्रेम भरा गणतंत्र पर्व मनाने का हमेशा शुभ अवसर प्रदान करते रहना। तो दोस्तों अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे से कल के इस दिन को भी आप सेलिब्रेट करिएगा दोस्तों, खूब मौज मस्ती से रहिएगा। छोटे बच्चों को गणतंत्र दिवस का मतलब समझाइएगा, बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर गणतंत्रता दिवस की कुछ कहानियां सुनिएगा। इस पर्व को मनाने का कुछ ऐसा तरीका होगा कि जन जन तक गण की आवाज कैसे पहुंचे, गण होता क्या है, गणतंत्र होता क्या है, गणतंत्रीय व्यवस्था कैसे महान श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में होती है, ये तमाम बात जानने का दोस्तों एक परम पवित्र दिन है, एक परम पवित्र शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर को आप लोग भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करिएगा। अगेन दोस्तों, अगेन एंड अगेन मेरे तरफ से इस पावन पर्व, इस परम पवित्र दिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में ऐसे दिन, ऐसे शुभ अवसर हमारे लिए हमेशा एक नए 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 भविष्य का आगाज लेकर आए। समझना, इस पर्व का भविष्य का आगाज केवल यही हो सकता है कि हमारा लोकतंत्र और हमारा गणतंत्र दोस्तों इस तरह कदम से कदम ताल मिलाता हुआ आगे बढ़ता रहे कि हम क्या, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारी आगे आने वाली संततियां, वह सब भी इस पर्व पर इसी तरह से प्रफुल्लित मन के साथ दोस्तों, उल्लासित भाव के साथ अपने अपने दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हों। दोस्तों अगेन रिपब्लिक डे जो आपका है, हम सबका है, उसकी दोस्तों बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बोलोगे सर कितने बार शुभकामनाएं देंगे? मैं जितनी शुभकामनाएं देता हूं उतना ही मुझे कम लगता है, जितनी शुभकामनाएं दे रहे हैं उतनी ही ये कम लगती हैं। तो दोस्तों बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस कक्षा को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग मंडे, तब तक आप अपने इस पावन पर्व को मना चुके होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्लास की समाप्ति करता हूं।